एक नए एटीट्यूड के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेकंड बुक हमारी स्टार्ट हो रही है और जो मैं यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इसका एटलीस्ट एक्चुअली इन 2 चैप्टरों का तो हमारे फर्स्ट बुक से कोई लेना देना नहीं है। यदि फर्स्ट बुक कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो उन्हें मैं बस इतना कॉन्फिडेंस दूंगा कि फर्स्ट बुक यदि आपने थोड़ा डिस्टर्ब हुई है तो टेंशन मत लेना, हम यहां से नई शुरुआत करेंगे, पिछला कुछ भी परेशान नहीं करेगा। तो चलिए हमारी, और मैं ना देखिए, तो चलिए हमारी ये है यूनिट स्टार्ट हो रही है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम सब जानते हैं कि फिजिक्स कई सारी ब्रांचों में डिवाइड कर दी है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। फिजिक्स कई सारी ब्रांचों में डिवाइड कर रखी है क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुका है, फिजिक्स बहुत बड़ी बन चुकी है, उसको पार्टों में डिवाइड कर दिया है कि तुम जैसे 11 में फर्स्ट बुक थी मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन, सिर्फ मोशन की स्टडी कर रहे थे उसमें हम, है ना। हमारे 12 की फर्स्ट बुक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात करते थे। ये है ब्रांच ऑप्टिक्स, इसमें हम सिर्फ लाइट की बात करेंगे, सिर्फ लाइट की। कुछ दिनों पहले आपको ध्यान है हमने ईएम वेव पढ़ी थी, ईएम वेव। ईएम वेव में स्पेक्ट्रम दिखाया था, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब बताया था, ठीक है। इंफ्रारेड, सॉरी ये उसमें एक लाइट और आई थी, उसमें लाइट और आई थी नहीं आई थी, ठीक है। नीचे गामा रे, एक्स रे, ये भी थी। तो उन स्पेक्ट्रम में से हम सिर्फ आज लाइट को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। रेडियो वेव अपनी प्रॉपर्टी होती है, माइक्रोवेव की अपनी प्रॉपर्टी होती है, हम इसमें से इस लाइट वेव को उठा रहे हैं, इस लाइट को उठा रहे हैं, यानी इस चैप्टर में हम लाइट की बातें करेंगे। अब ऑप्टिक्स को हमने फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, एक पार्ट को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और एक को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। वेव वो वाला नहीं, हाई वेव, स्पेलिंग लिख देता हूं, वेव, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। यानी ये दोनों ही, एक चैप्टर ये है, उससे अगला चैप्टर ये है, और ये चैप्टर, ये वाला चैप्टर मैं आपको सेकंड टर्म के बाद कराऊंगा, सेकंड टर्म के बाद कराऊंगा ये वाला चैप्टर। फर्स्ट टर्म तक मतलब ये थोड़ा हमारे पास टाइम बच जाएगा, उसको जब तक ये पूरा कर लेते हैं। रे ऑप्टिक्स आसान है और उसको बाद में रिवाइज करना भी आसान रहेगा, और सेकंड टर्म के बाद हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये पूरी होते ही सिलेबस को रोक लूंगा, फिर रिवीजन करेंगे, सवाल करेंगे, डाउट क्लास जो आपके रह गए ना वो पढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स आसान भी है, और इसका ना मेजर पोर्शन आप 10th में पढ़ चुके हो, मेजर पोर्शन पढ़ चुके हो, मेजर पोर्शन 10th में, बस यहाँ पे एक अपग्रेड वर्जन पढ़ोगे, एक अपग्रेड वर्जन पढ़ोगे यहाँ पे। इसका आपने चवन्नी कुछ नहीं पढ़ा है पास में, इसको बिल्कुल नई घोड़ी नई चाल के तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। कुछ नहीं पढ़ा है इसका आपने, ऐसे ऐसे टॉपिक है जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, तो इसमें टाइम लेके फर्स्ट टर्म के बाद ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें नया है। अच्छा, जो चीज नई होती है वो भूल भी जाते हैं, पहली बार पढ़ते हैं तो फिर ये फर्स्ट टर्म के बाद भूल जाओगे, इसको नहीं भूलोगे इतना। तो चलिए रे ऑप्टिक्स उठाते हैं हम लोग। अब रे ऑप्टिक्स के लिए कमर कस लीजिए, मैं रे ऑप्टिक्स उठा रहा हूं और इसके लिए कमर कस लीजिए। अच्छा, यदि मैं वास्तविकता की बात करूं तो एक रियल ऑप्टिक्स तो ये है, जो रियल ऑप्टिक्स है, जो लाइट के फिजिकल बिहेवियर को समझाएगी, इन डेप्थ जाके लाइट को समझाएगी, वो ये है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है लाइट का, और एक्चुअली ओवरव्यू भी नहीं है, ये एक मान लो एक सस्ती फिजिक्स है ये। 11 का कोई रिलेटेड नहीं है, टेंशन मतलब 11 का कोई, यदि कुछ रिलेशन होगा वो मैं इसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये बाद में स्टार्ट करेंगे, मेरे को बुलवा दिया यार बीच में क्वेश्चन थे कि क्या डायलॉग देने वाला था मैं। तो चलिए रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं, कमर कस लेते हैं। इसका आपने चवन्नी कुछ नहीं पढ़ा, इसकी बात बाद में करेंगे इसको। चलिए तो सबसे पहले वर्ड करते हैं रे, रे ऑप्टिक्स, और रे को उठा लेते हैं सबसे पहले। रे हमने बचपन से बोलते हुए सीखते आए हैं, 7 से सीखा होगा कि एक रे, ये मिरर है, एक रे ऑफ लाइट आई रिफ्लेक्ट हो गई, एक रे ऑफ लाइट आई रिफ्लेक्ट हो गई, सीखा है ना। तो पहले रे वर्ड, रे एक आइडियलाइज कंसेप्ट होता है, एक आइडियलाइज कॉन्सेप्ट होता है रे। प्रैक्टिकली रे होती ही नहीं, प्रैक्टिकली रे नहीं होती, थ्योरी में हमारा चलता है रे। प्रैक्टिकली हमको बीम मिलेंगी, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे, लाइट का कोई भी प्रैक्टिकल जब हम करेंगे, यहां हम जो सिखाएंगे वो थ्योरी सिखाएंगे रे के लिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो हमारे पास रे होती ही नहीं है, हमारे पास बीम होती है। बीम और रे में क्या अंतर है? बीम एक्चुअल में आपको मिलती है बीम, प्रैक्टिकली आपको ये मिलती है, प्रैक्टिकली।
थ्योरी ये चलती है, आइडियल थ्योरी है ये, आइडियल थ्योरी है ये। प्रैक्टिकली आपको बीम मिलेगी। अब बीम और रे में क्या रिलेशन है? जैसे आप टॉर्च मारते हो, है ना, इवन फाइन से फाइन बीम मारोगे ना, जैसे लेजर टॉर्च मारते हैं, कभी कभी बदतमीजी करने के लिए मारते हैं ना कुछ लोग परेशान, तो वो बीम जो होगी इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रेज। समझ गए? बीम कलेक्शन ऑफ रेज होती है। बस आप उस बीम की थिकनेस कम कर सकते हो, आप उस बीम की थिकनेस कम कर सकते हो। एक सिंगल रे प्रैक्टिकली होती ही नहीं है। हाँ, फाइन से फाइन, फाइन माने पतली से पतली, महीन से महीन बीम बना सकते हो, ये मैं बोल सकता हूं, ठीक है। लेकिन हमारी जो ऑप्टिक्स चलेगी थ्योरी, वो रे पर चलेगी, ठीक है। तो चलिए, पहले तो ये बात होगी रे ऑप्टिक्स की, बनी हुई कि एक आइडियल टॉपिक रे से। दूसरी चीज हमको एक वर्ड यूज करना है, ऑब्जेक्ट। हम यहां एक वर्ड यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट सीखो फिर इमेज सीखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट तो सीखें फिर इमेज सीखेंगे। आपने ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सारे वर्ड यूज किए हैं। अब मेरी नजर से सुनिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट वो होता है जहां से लाइट आती है हमारी आंखों में, जहां से लाइट आ रही होती है, वो हमारी आंखों में जो लाइट आ रही होती है हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट है। मिरर के लिए जहां से लाइट आ रही होगी, मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट है। लेंस के लिए जहां से लाइट आ रही होगी, लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि, अरे मैं बता रहा हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब बता रहा हूं एग्जाम्पल से, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो, जैसे सपोज करो मैं ऊपर, अच्छा हाँ, पहले तो ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट दो कैटेगरी में, ये शायद 7th में पढ़ लिया होगा। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो जो खुद की लाइट रखते हैं। जैसे आपके कमरे में ट्यूबलाइट जल रही होगी, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मेरे में हैलोजन भी जल रही होगा, मेरे लिए वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बल्ब, ट्यूबलाइट। और जब दिन हो जाएगा तो सूर्य देवता अपनी रोशनी फेंकेंगे, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जिनके पास खुद की लाइट होती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन दिखते, सुनो, इनके पास खुद की लाइट होती है, इनके पास लाइट नहीं होती, लेकिन सच्चाई ये, हमें दिखते ये भी है, दिखते ये भी है, दिखते ये भी है, दिखते ये भी है। ऐसा क्यों? ये अपनी लाइट फेंकते हैं, ये इनकी लाइट को यूज करके दिखते हैं। अब समझना यहां पे थोड़ी बारीकी से, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, सुनो। सपोज करो ये एनसीईआरटी है, ये मुझे कब दिखेगी? जब यहां से लाइट आएगी मेरी आंखों में। अब मुद्दा ये क्यों लाइट फेंकेगा? मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को कब कोई दिखेगा, मेरे को कोई भी चीज कब दिखेगी? जब मेरी आंखों में लाइट आएगी, किताबों से लाइट आएगी मेरी आंखों में, तो मुझे ये बुक दिखेगी, ठीक है। अब मुद्दा ये कि सर इससे लाइट क्यों आएगी, इससे क्यों आएगी लाइट? तो आपकी हैलोजन से आएगी, ट्यूबलाइट से आएगी, ये क्यों लाइट फेंकेगा? ये तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो अब सुनिए, आपने एक चीज सुनी है, ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी वर्ड सुना होगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो एक ऐसी बॉडी जो दुनिया के सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन जिसके आगे परफेक्ट वर्ड जुड़ जाए वो होता ही नहीं है फिजिक्स में। परफेक्टली ब्लैक बॉडी थ्योरी क्या है? एक ऐसी बॉडी जो दुनिया के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, पर ऐसी कोई बॉडी है नहीं। अब सुनना, जब मैंने ये बोला कि दुनिया में कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो रेडिएशन आए सारे रेडिएशन को पी जाए, एब्जॉर्ब कर जाए। इसका मतलब कुछ रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट करेगी, यानी हर बॉडी रिफ्लेक्टिंग होती है। समझ लीजिए अब कान खोल के, दुनिया की केवल आपके मिरर रिफ्लेक्टिंग नहीं होते, मिरर नहीं होते केवल मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। दुनिया की हर बॉडी रिफ्लेक्टिंग होती है, ये भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी है। अब होगा क्या, पीछे से ऊपर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, उसकी रोशनी इस पे पड़ी, इसने रिफ्लेक्शन फेंका मेरी आंखों में। सुनना, एक बीम ऐसे गई, एक बीम ऐसे आ रही है, यूं करके ये बीम आई, अब वो टकरा के मेरी आंखों पे आ रही है। तो मुझे ये बताइए, ये लाइट मेरी आंखों में आ रही है ना, इससे फाइनली इससे भी मेरी आंखों में लाइट आई गई। मैंने क्या बोला था, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है? जब वहां से लाइट आए हमारी आंखों में। इसने क्यों लाइट फेंकी? क्योंकि ये भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, ये भी कह रही है मैं भी रिफ्लेक्टिंग हूं। हाँ, अंतर ये हो सकता है कि मिरर एक बल्क में रिफ्लेक्शन देता है, एक अच्छा परसेंटेज रिफ्लेक्शन देता है, मिरर में एक अच्छी रिफ्लेक्शन होती है। ये कोई बात नहीं, 95% रिफ्लेक्शन नहीं देगा, 10% तो दे रहा है ना, 10% तो दे रहा है ना। लाइट पड़ी, इसने रिफ्लेक्शन दिया, मेरी आंखों में पड़ा, मुझे ये दिखने लगी। तो अब आप समझ गए कि हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसलिए दिखते हैं क्योंकि वहां से लाइट आ रही है डायरेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों दिखते हैं?
क्योंकि जो सराउंडिंग की लाइट होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट जब इन पर पड़ती है तो ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और, मेरे इस कमरे में लाइट इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है, इधर वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आई मेरी आंखों में, मुझे ये दिख गया, ये क्या लिख रहा है, फिजिक्स पार्ट 1 टेक्स्ट बुक। अब उधर की लाइट इधर रिफ्लेक्ट होकर उधर चली गई, मुझे नहीं दिख रहा पीछे क्या है, क्योंकि वो मेरी आंखों में ही नहीं आ पा रही। पीछे से वहां एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, वहां से एक रोशनी आई, जैसे ये कमरा है, ये रही एनसीईआरटी, ठीक है, इस बल्ब की रोशनी इस पे पड़ी और ये ऋतुराज सर की आंखों पे आ गई। ऋतुराज सर के पास तो लाइट इधर से आ रही है ना, ऋतुराज सर के लिए तो लाइट यहां से आ रही है, सर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो जहां से लाइट आती है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसकी लाइट इस पे पड़ी, पर सर की लाइट तो इस एनसीईआरटी से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा बल्ब यहाँ पे भी है इस कमरे में, आपको नहीं दिख रहा, पर मैंने अब ये लाइट इस पे पड़ के इधर चली गई, तो सर ये वाली जो लाइट आई है वो एनसीईआरटी के बैक पे पड़ी, रिफ्लेक्ट होके वहां चली गई, सर की आंखों में नहीं पड़ी, सर को पता ही नहीं कि पीछे क्या लिख रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, कब दिखता है, जब उससे लाइट हमारे पास एनी हाउ आ जाए। हो सकता है, ये मैंने एग्जांपल रिफ्लेक्शन का लिया, कभी कभी लाइट रिफ्रैक्ट होके आ जाती है, रिजिड मत होना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी धीमे धीमे आएंगे कि लाइट रिफ्रैक्ट होके आ जाती है। जैसे 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 ये सपोज करो अर्थ का टकला है, इमेजिन करो आधिपत्य अर्थ बनाई मैंने, उसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, शायद 10th का कुछ याद आ जाए, ये एटमॉस्फेयर है, देखो ये बंदा है यहां पर, तो ठीक है, यहां पता है ये जब सन कायदे से सन यहां पर होगा तो सन की लाइट यहां पहुंची और इसको दिखने लग जाएगा, इसको दिखने लग जाएगा, हम बोलते हैं सूर्य उग रहा है, फिर सन यहां आ जाएगा, सन यहां आ जाएगा, यहां, तो फिर लाइट इस पे पड़ेगी, इसको सूर्य दिखेगा। लेकिन सपोज करिए सूर्य इसके लाइन ऑफ साइट से नीचे हो जाए, लाइन ऑफ साइट से नीचे, लाइन ऑफ साइट समझते हो? अब बताना एक्चुअली ना पता है क्या होता है, लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है, लाइन ऑफ साइट का मतलब मैं जिस चीज को दिख रहा हूं मेरे और उसके बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस लड़के को यदि यहां दीवार है और ये, इसको ये दिख ही नहीं सकता बीच में दीवार हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में ही नहीं है, बीच में रुकावट आ गई, इस रुकावट दीवार नहीं होती तो ये दोनों एक दूसरे को देख लेते। अब इसकी लाइट इसकी आंखों में पड़ पा रही है, अर्थ के साथ पता है क्या दिक्कत है, ये रहा अर्थ है ना, हम सेकंड बेटा, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, ये अर्थ है, पता है रेड हो रहे हैं, नहीं बढ़िया आ रहे हैं बेटा, सिग्नल मेरे पास तो बढ़िया आ रहे हैं बेटा, मस्त आ रहे हैं। हाँ तो पता है यदि ये कोई टावर है, एयरटेल जियो किसी का टावर है, लो थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये टावर है ना, अब इतना ही बड़ा बनाओगे, ये यदि कोई वेव भेज, पता है ये अपनी कोई रेडिएशन फेंके, मोबाइल के सिग्नल फेंके, तो ये चाहकर भी लास्ट यही फेंक सकता है, क्योंकि खुद अर्थ का टकला बीच में आ रहा है दीवार की तरह, इसके सिग्नल यहां पहुंच ही नहीं सकते, समझिए इसके सिग्नल ये बंदा रिसीव कर ही नहीं सकता, लाख कोशिश कर ले, बताओ अब ये सिग्नल फेंके तो फेंके कैसे, डायरेक्टली नहीं भेज सकता। तो हर टावर की एक रेंज होती है, उस रेंज बताना, ये लाख सीरी खूब पावरफुल सिग्नल हो तो ये लास्ट इस बंदे के पास फेंक सकता है, बोलो यहां तक तो जा ही नहीं रहेगा। तो हम बोलेंगे ये और ये एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में नहीं है, तो इस बंदे को ये टावर नहीं दिख सकता। ऐसे ही ये जो सूर्य देवता है ये इसको तो दिख जाएंगे लेकिन इसको नहीं दिखेंगे। ये यदि सूर्य इस पोजीशन पे होगा, बताना यदि सूर्य इस पोजीशन पे पहुंच गया तो क्या इसको दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ साइट में नहीं है। लेकिन नेचर का एक मैजिक, जब ये लाइट इसमें घुसती है ना तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में घुस के रिफ्रैक्ट हो जाती है, हो गई रिफ्रैक्ट। अब आप सुनिए मैंने क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है? जब उस ऑब्जेक्ट की लाइट हमारी आंखों पे आ जाए, कैसे भी, एनी हाउ। अब इस सूर्य की लाइट यू एटमॉस्फेयर में घुसी, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हुआ, एटमॉस्फेयर में इसको ये सूर्य दिखने लग जाएगा, बिलीव मी। इस बार रिफ्रैक्शन को थैंक्स, इसीलिए सूर्य एक्चुअल सनराइज से पहले 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखता है। फिलहाल मेरा मुद्दा और डिटेल में जाने का नहीं है, मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब उससे हमारी आंखों में लाइट आई। अब वो लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की भी आ सकती है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की भी आ सकती है। ये एनसीईआरटी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्यों दिखा? सराउंडिंग की लाइट पड़ी, इसने रिफ्लेक्ट कर दी, मेरी आंखों पे आ गई, मुझे दिखने लग गया। अब इसी में एक और चीज,
इसी में एक और चीज जो मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, हर बॉडी की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। जैसे सपोज करो ये दिख रहा है बेटा, ये ब्लू कलर की चौक है, देख पा रहे हो कलर? जल्दी बताओ, ये ब्लू कलर की चौक है, दिख पा रहे हो? ठीक है। अब पता है इस कलर की, इस पेंट की, इस कलर की क्या खास बात है? सुनिए, इस पे व्हाइट लाइट पड़ी, व्हाइट लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आई, मुझे दिख गई ये चौक है। अब गौर से सुनना, इस पे व्हाइट लाइट पड़ी, इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, सिर्फ ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो पता है इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, तो व्हाइट लाइट के, ट्यूबलाइट के, इस पे पड़े, मेरी आंखों में कौन सा कलर आ रहा है बताओ? ब्लू आ रहा है, इसलिए ये मुझे ब्लू दिखेगा। ये ग्रीन बोर्ड है, ठीक है, ग्रीन बोर्ड। यदि यहां पे लाइट पड़ी, इसने क्या किया? सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, सारे कलर, केवल ग्रीन कलर ही ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उबल उबल के बाहर है, तो इसलिए ग्रीन दिखेगा। तो कोई भी कलर हमें, पहले तो कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखेगा? जब वहां से लाइट आएगी, हमारी आंखों में पड़ेगी, हमें दिखेगा। और कौन सा कलर का दिखेगा? जो कलर वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है उस कलर का दिखेगा। पिंक कलर की टी शर्ट पहन रखी है किसी ने, तो उसने क्या किया बेटा? ठीक है, पिंक कलर की जो, ठीक है, जो पिंक कलर की टी शर्ट पहन रखी है उसने क्या किया? सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, पिंक कलर रिफ्लेक्ट हुआ, मुझे वो पिंक दिखने लगा। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कलर भी रिलेटिव हो जाते हैं कभी कभी। कलर, सपोज करो इस कमरे में ये आपको चौक ब्लू कलर दिख रही है, बोर्ड ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, ये पिंक कलर का कुर्ता दिख रहा है, ठीक है। अब अचानक इस कमरे में डिस्को वाली लाइट लगा दूं, इट्स द टाइम टू डिस्को, डिस्को वाली लाइट, जो समझ रहे हो, डिस्को वाली लाइट, डीजे वाली लाइट, जो लाल नीली पीली रोशनी फेंकते हैं। इमेजिन करो इस कमरे में लाल रोशनी फेंक दूं, ये मुझे ब्लू कलर दिखेगा ही नहीं, फिर मुझे पता नहीं कौन सा कोई कलर दिखे, फिरोजी में है जो है ना, मेजेंटा फेजेंटा, जो भी दिखे, आई डोंट नो। तो मतलब अब रिलेटिव क्या हुआ? पता है क्या हुआ? जब कमरे में लाइट चेंज हो गई, तो लाइट उसने फेंकी कुछ और, इसने एब्जॉर्ब कुछ और करी, इसने फेंका कुछ और, मतलब फिर हमें कुछ और दिखेगा ये, लेकिन दिखेगा वो जो ये कलर हमें रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो कलर भी हमें रिलेटिव दिख सकते हैं। अब आ जाइए, सुनते चलना एक एक थ्योरी, मजा आएगा बेटा आपको जब बारीकी से पढ़ोगे तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट वर्ड पढ़ना क्यों जरूरी है? जब हम मैकेनिक्स पढ़ते थे, मैकेनिक्स, तब भी वर्ड आया था ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट वर्ड ना आके सिस्टम वर्ड आया था जब हम, ठीक है। वहां ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता था? वहां ऑब्जेक्ट का मतलब होता था जो मैकेनिकल पॉइंट, अब मैकेनिक्स के चश्मे से देखें तो वो ऑब्जेक्ट होगा। वहां क्या देखते थे? जैसे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे हम। जैसे कोई ब्लॉक है, इस पे टेंशन लग रही है, इस पे एमजी लग रही है, हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट होता था, जो भी ऑब्जेक्ट होता था, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते थे कि उस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, साला इस पे टी लग रही है, एमजी लग रही है, फिर हम उस पर फाइनली एफ बराबर एम ए लगा देते थे। तो मैकेनिक्स में भी ऑब्जेक्ट होता था ना, जिस पर हम मैकेनिक्स की इक्वेशन लगाएंगे वो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट हो गया। फिर जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, थर्मो, तब वहां पे भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? तो वहां ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? जहां हम जिसमें थर्मोडायनेमिक्स पे लेंगे, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लगाएंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो सिस्टम होगा। इसमें भी जिसको डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा, जिसको डिस्कस करेंगे, जिसको टारगेट करेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर भी, ठीक है। चलिए, रे ऑप्टिक्स में भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट, ये बेसिक बता रहा हूं, और मैं एक और बात बता दूं, एक बात और कान खोल के सुन लो, मुझे कम से कम 6 या 7 क्लास लग जाएंगी, 6 या 7 क्लास लग जाएंगी केवल बेसिक बताने में। 6-7 क्लास के बाद आपका एक्चुअल सिलेबस चालू हो पाएगा, क्योंकि इस साल आपका ना, एक्चुअली हुआ क्या है इस साल, हाँ एक्चुअली इस साल आपका सिलेबस सीधे रिफ्रैक्शन से चालू है, सीधे रिफ्रैक्शन से चालू है। तो मुझे, लेकिन मैं आपको रिफ्लेक्शन भी पढ़ाऊंगा। अब दिक्कत यह है कि यदि मैं रिफ्लेक्शन में ना पढ़ाऊं, सीधे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊं, सीधे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे लिए पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, और आपको रटनी पड़ेंगी चीजें जो मैं इजीली समझा सकता हूं। कोई नहीं, ये 6-7 दिन इन्वेस्ट करो, कोई नहीं, ये 6-7 दिन नंबरों के लिए नहीं पढ़ना हमको, नॉलेज के लिए पढ़ना है, नंबर अपने आप आएंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था शायद कि यदि मुझे किसी पेड़ को काटना हो, मुझे कोई पेड़ को काटने का टास्क दे, तो मैं उसमें 90% टाइमिंग कुल्हाड़ी में धार लगाने में लगाऊंगा, मेरी कुल्हाड़ी को पहना धार लगाऊंगा उसमें, क्योंकि एक खराब कुल्हाड़ी से
पेड़ आसानी से नहीं कर सकता, तो आप धार 6 या 7 दिन लगेंगे जरूर क्लास में, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ, इन 6-7 कोई नहीं, इस साल के बोर्ड के हिसाब से आपको लगेगा कि ये चलो 6-7 दिन इन बेकार गए, लेकिन कंपटीशन दोगे तो ये 6-7 दिन काम में आएंगे वहां। अब सुनिए थर्ड पॉइंट, मान लो ये कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, सपोज करो यदि ये कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट जैसे आपका वो पुश और पुल वाला ग्लास हो सकता है, खिड़की में कांच लगता है वो वाला हो सकता है, खिड़की में कांच में से आर पार रोशनी होती है ना, धूप आती है, पुश और पुल वाला कांच गेट वो आर पार वाला, ठीक है। अब यदि ये कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट, तो होता क्या है, जब आपकी कोई लाइट आएगी, एक्चुअली कोई भी एनर्जी आए, ई आई लिख दिया, ई आई माने एनर्जी इंसिडेंट, है ना, एनर्जी इंसिडेंट। तो पता है ये 3 पार्टों में डिवाइड हो जाती है जनरली, जब भी कोई लाइट आती है तो 3 पार्टों में डिवाइड होती है। एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे एनर्जी रिफ्लेक्टेड, इसी में से कुछ खर्चा, इसी में से बेसिक जो टोटल है वो ये है, इसमें से कुछ डिवाइड होकर रिफ्लेक्शन में चला जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, एनर्जी ट्रांसमिटेड, जिसको आप रिफ्रैक्टेड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रिफ्रैक्टेड। पर रिफ्रैक्टेड वर्ड में भी आर लगाना पड़ेगा, यहां भी आर लगाना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा गेम खेल गया, मैंने ईटी लगा दिया, ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो गौर से सुनना, जब हम कोई एनर्जी इंसिडेंट किसी सरफेस पे डालते हैं, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे डालते हैं, ट्रांसपेरेंट, तो वो 3 पार्टों में डिवाइड होती है। एक पोर्शन एनर्जी का रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब, ये क्या चीज है? दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब। ये क्या चीज है? एनर्जी ट्रांसमिटेड। ये क्या चीज है? एनर्जी रिफ्लेक्टेड। और ये क्या चीज है? टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट थी, एनर्जी इंसिडेंट। यानी जो इंसिडेंट एनर्जी है उसी के डिवीजन होते हैं, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है उसी के टुकड़े हो जाते हैं। अब वो सरफेस टू सरफेस वेरी करेगा। यदि मिरर जैसी सरफेस होगी तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना, मिरर जैसी एब्जॉर्ब वाला ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा। वो रेशियो किसी का किसी में डिवाइड हो सकता है कि वो कहां खर्चा कर रही है। अब इसमें से केवल ये और एक ये चीज ऐसी है जो जीरो नहीं हो सकते कभी भी। व्हाट आई एम सेइंग, सुनना जरूरी नहीं मैं हर चीज को लिखा हूं, सुन तो सकते हो ना, और वीडियो को रिपीट करके देख लेना फिट, यदि कभी पढ़ो रिवाइज। ये और ये कभी जीरो नहीं होते। ना तो 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई बॉडी है, नहीं 100% एब्जॉर्ब करने वाली कोई बॉडी है। आप सिर्फ इसे जीरो कर सकते हो। बस उससे ये होगा, यदि मैं इसे जीरो कर दूंगा तो इस आदमी का जो खर्चा 3 जगह हो रहा था वो केवल 2 जगह हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो, जैसे ये 10 जूल एनर्जी है, इमेजिन करो 10 जूल, उसका इस वाले एग्जांपल में उसने 4 जूल रिफ्लेक्शन कर दिया, 4 जूल ट्रांसमिट कर दिया, और 2 जूल एब्जॉर्ब हो गया। इमेजिन करो, यानी 10 जूल एनर्जी डाली तो 4 जूल रिफ्लेक्ट हो गई, 4 जूल ट्रांसमिट हो गई, 2 जूल एब्जॉर्ब हो गई। इमेजिन कर लो। अब मान लो एक नोट इसमें, यदि मैं ये जो सरफेस थी इसके बैक ऑफ द सरफेस को ब्लॉक कर दूं, बैक ऑफ द सरफेस को पेंट लगा के, गत्ता लगा के ब्लॉक कर दूं, अब क्या होगा? अब बढ़िया करना चाहते तो सिल्वरिंग करो। अब क्या होगा? यदि लाइट यहां आएगी, एनर्जी इंसिडेंट, अब इसमें जो एनर्जी आई वो अब ट्रांसमिट नहीं हो सकती, अब नहीं हो सकती ट्रांसमिट, तो ईटी कर दिया आपने जीरो। उसका एडवांटेज रिफ्लेक्शन को मिल जाएगा। किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। नुकसान हो गया ईटी को, लेकिन वो नुकसान मतलब दिस इज एनर्जी रिफ्लेक्टेड। तो पता है यहां पे क्या होगा? हियर इस वाले एग्जांपल में ईटी को कर दिया गया है जीरो। समझ गए होगे? ईटी क्योंकि बैक ऑफ द सरफेस लॉक कर दिया आपने, अब पार करेगी कैसे करेगी? तो देयरफॉर जो एनर्जी इंसिडेंट है वो ER प्लस EA में चली गई। अब पता है क्या होगा? यदि ये इसी में मैंने बैक ऑफ द सरफेस लॉक करी है तो ये जनरली ये पोर्शन इसमें चला जाता है, रिफ्लेक्शन और तगड़ा हो जाएगा। मतलब यदि ये 10 जूल एनर्जी है तो आप ये मान सकते हो 7.5 इसको मिल जाएगी, थोड़ा सा एब्जॉर्ब बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा एब्जॉर्ब। रीजन, अब आप कहोगे एब्जॉर्ब 2 से 2.5 क्यों हो गया? क्योंकि आपने एक पेंट और यूज कर लिया है। पहले तो सिर्फ वो ग्लास था जो एब्जॉर्ब कर रहा था, इसमें केवल वो ग्लास था जो एब्जॉर्ब कर रहा था। इसमें ग्लास के साथ कौन और ऐड हो गया? जो पीछे पेंट लगाया है वो भी थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो बढ़िया मिरर होते हैं ना, जो बढ़िया मिरर होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले, उसमें बड़ा सोच समझ के पेंट लगाया जाता है, जनरली सिल्वरिंग की जाती है।
उससे क्या होता है कि वो अपना एब्जॉर्प्शन इतना नहीं करता। तो अच्छा सपोज करो एक सिचुएशन ये समझो कि मैंने बैक ऑफ द सरफेस ऐसी बड़ी और धांसू लगाई कि जो केवल 2.5 जूल एब्जॉर्ब कर रही है, तो सोचो रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा। 10 में से 7.5 यूनिट का रिफ्लेक्शन होगा। नहीं बेटा वीडियो बढ़िया आ रही है, वीडियो ब्लर नहीं है बेटा, मेरे को यहाँ पे आ रहा है बढ़िया, रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया हो रही है, यहाँ दिख जाता है। हाँ तो देखिए बेटा मेरी बात सुनना, तो यानी अब इस वाले केस में रिफ्लेक्शन हो गया बहुत बढ़िया। हाँ मतलब एक तरीके से 75%, माधव ने परसेंटेज भी निकाल दी, वेरी गुड। 75% रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ मात्र 40% रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसमें रिफ्लेक्शन को जीरो किया जा सके, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसमें रिफ्लेक्शन को जीरो, मतलब इस बात को समझना, यदि इसको बाप माने प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन को दे दे और जा ट्रांसमीटर से कहते जा तुझे मैं अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूं, कर दिया बेदखल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, इसीलिए क्योंकि रिफ्लेक्शन हमेशा डोमिनेट कर जाता है। इसीलिए जब आप एक कमरे में सुनो, एक मिनट, मान लो एक कमरा है, जो भी लाइट ऑन करनी है एक बार ऑन कर लो, उस कमरे में जब आप मिरर में इमेज देखते हो दिखती है, और पानी में एक भगोना ले लेना, पानी डाल देना, उसमें भी इमेज दिखती है, लेकिन इमेज ब्राइट आपको मिरर की दिखती है। सुनना मेरा क्वेश्चन, उसी कमरे में रोशनी मैंने कम ज्यादा नहीं करी, मिरर के लिए भी वही रोशनी है और पानी के लिए भी। जब आप मिरर में देखते हो तो एक झकास इमेज दिखती है, ब्राइट इमेज दिखती है, इसे ब्राइट बोलते हैं। पानी में इमेज देखते हो तो दिख तो जाती है। उसका रीजन ये, मिरर जब आपने लगाया है तो उसमें सीन हो चुका है। देखो मिरर जो आपने यूज किया उसमें ये सीन हो रहा है, और जो पानी भगोने में इमेज देख रहे हो उसमें ये सीन हो रहा है, उसमें ये सीन हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा? यानी पानी में आपको रिफ्रैक्टेड इमेज दिख रही है, कुछ एनर्जी वहां चली गई है, ये चीज। तो पानी में एक्चुअली थोड़ी एनर्जी डिवाइड हो गई। चलो एक तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट मार रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे नोट्स में है ये सब, मैंने आज इसलिए नोट्स भेज दिए थे। ओके आगे बढ़ू, चलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखते चलो, मजा आएगा बेटा पढ़ने में। अब आपको एक चीज अपडेट करूं, जैसे सपोज करो आप ये टॉपिक पढ़ोगे भविष्य में, और पढ़ के भी आए हो थोड़ा थोड़ा, तो कि जैसे लाइट रेयर से डेंसर आए, नॉर्मल डालो, यदि लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होती है, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ताने नहीं मार रहा। फिर नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। यदि कोई रे रेयर से डेंसर की ओर जाए तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। अब सुनिए एक चीज गौर से सुनिए, सच्चाई यह है कि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ रिफ्लेक्शन को पढ़ना होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है, रिफ्लेक्शन भी होगा, लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ने का है तो हम इसे दिखाते नहीं है। इसका मतलब ये कि हो नहीं रहा। तो जब कोई लाइट ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ेगी तो नो डाउट आपके यदि उद्देश्य ये टारगेट है तो आप मत बनाइए उसको, लेकिन रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, अब आ जाइए। नहीं, अब अगला टॉपिक है, इसमें एक है एंगल ऑफ डेविएशन। प्लीज बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन बेटा था प्लीज। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी एक रे ऑप्टिक्स में यूनिवर्सल टॉपिक चलेगा, चाहे लेंस पढ़ाऊं, चाहे मिरर पढ़ाऊं, चाहे प्रिज्म पढ़ाऊं, है ना, कुछ भी पढ़ाऊं, ये एंगल ऑफ डेविएशन बार बार आएगा। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है समझाता हूं। मान लो ये मिरर है, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ना चाह रहे हैं। एक लाइट आई, इसका नाम है इंसिडेंट रे। अब इसका रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो आप पहले नॉर्मल डालते हो आप इस पे, तो मैंने इस पे एन लिख दिया, एन फॉर नॉर्मल। माना ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट एंगल हुआ, तो ये इंसिडेंट एंगल है। ध्यान रखना इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ लिया जाता है, ना कि यहां। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये आई है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये नॉर्मल के साथ लिए जाते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, थोड़ा बहुत याद हो तो, कि जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज 45 डिग्री ऑल्सो। क्लियर है? यहां तक तो सबको पता है। लेकिन अब सुनिए, यदि मान लो ये जो इंसिडेंट रे है, यदि इसके रास्ते में मिरर नहीं आता तो ये क्या मुड़ रही थी?
फिर काय को मुड़ेगी? यदि इसके रास्ते में मिरर नहीं आता तो ये ऐसे जाती, बोलो इस वाली इंसिडेंट रे को कंटिन्यू कर दीजिए। यदि इसके रास्ते में मिरर नहीं जाता तो ये ऐसे जाती, लेकिन क्योंकि मिरर आ गया तो वो उधर चलेगी, तो इस वाले पार्ट को डॉट 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 बना दिया मैंने। ये डॉटेड क्या है? ये डॉटेड का मतलब है ओरिजिनली एक्सपेक्टेड पाथ। ओरिजिनली एक्सपेक्टेड पाथ था या नहीं? यदि मिरर नहीं होता तो ये ओरिजिनली ऐसे ही जाती। तो सुनिए, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से जितना बेंड हो जाएगी, ओरिजिनल पाथ ये है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ से जितना मुड़ जाएगी उसको एंगल ऑफ डेविएशन पुकारते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है द एंगल थ्रू विच लाइट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। The angle through which light deviated through its original path, अपने ओरिजिनल पाथ से जितना डेविएट हो जाएगी। तो बताइए इस फिगर में कैलकुलेशन करके बताइए, डेल्टा आई की वैल्यू 45 है, आर इसमें 45 है, बताओ डेल्टा कितना है इसमें? डेल्टा 90 हो गया, बिल्कुल। डेल्टा कितना हो गया? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 90 डिग्री। अभी और सीखिए, हाँ 90 डिग्री हो गया। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, लाइट आई, सबने पढ़ा है कि यदि लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, यहां नॉर्मल डाल देता हूं मैं, ये मैंने नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। ये मान लो 60 डिग्री है, तो ये आई हो गया। अब सबको पता है लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो मुड़ जाएगी, ये मुड़ गई, सपोज करो दिस इज रिफ्लेक्ट, ये आपका 20 डिग्री हो गया। इमेजिन करो सिचुएशन ऐसी है। तो इसमें आई कितना है? 60 डिग्री। ध्यान रखना इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब सुनो, इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ होगा वो इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ होगा वो रिफ्रैक्टिंग एंगल। लेकिन यदि मान लो इस रे के रास्ते में ये रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, तो ये रे यूं जाती, सीधी सीधी जाती कि नहीं जाती? यदि ये रे के रास्ते में रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, पानी वानी जो भी मैंने दारू पानी जो भी रखा हुआ है वो नहीं पड़ता, तो ये ऐसे जाती, लेकिन ऐसे गई तो नहीं ना, तो इसको डॉट डॉट कर देते हैं। ये क्या चीज है? क्या चीज है ये? ओरिजिनली एक्सपेक्टेड पाथ, यानी ये हुआ। यदि कोई डेविएशन नहीं होता तो ऐसे जाती। अब डेविएशन का मतलब क्या बताया था? लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से जितना मुड़ जाती है, ओरिजिनल पाथ से जितना मुड़ जाती है, तो इसमें ओरिजिनल पाथ से वो इतना मुड़ी है, ये डेल्टा है। तो इस फिगर में आई 60 है, आर 20 डिग्री है, बताइए डेल्टा कितना है इसमें? बिल्कुल ठीक, डेल्टा इक्वल टू 40 डिग्री। समझ गए क्यों? समझ गए ना? 40, ये कौन है 60 वाला? निकल गया बेटा, ये 60, तो ये टोटल 60 हुआ। ओ अब मैं समझा, कई लोग समझ नहीं पाते। अच्छा बताना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते ना? वर्टिकली एंगल बराबर होते हैं, सच बताना। अच्छा यदि ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होना चाहिए ना? उत्तरी नहीं सर, कुछ गलत पढ़ लिया आपने। बताना ये 60 तो ये 60 होगा, सही है गलत है? अरे नहीं यार, ये तो बड़ा दिख रहा है यार। बेटा इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये 60 होगा। आई डोंट नो कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूं। यदि आपके अंदर ये मेरे कंफ्यूज करने से आप कंफ्यूज हो गई तो इसका मतलब कुछ गंवारपना है आपके अंदर। तो सुनिए, ये 60 तो ये टोटल 60, उसमें 20 घटा दीजिए, हो गया 40। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या डेफिनेशन? द एंगल, यानी ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, हर परिस्थिति में पढ़ा जाता है। लो एक और सिचुएशन देता हूं, थर्ड एग्जाम्पल। माना ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, यदि इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने पढ़ा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फेंकोगे तो ये फोकस से पास कर देगा। क्लियर है? चलो मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तो फोकस से पास हो जाती है। जब मैं पढ़ाऊंगा दोबारा से तो और अच्छे से आ जाएगा। लेकिन फिलहाल बताना इसमें एंगल ऑफ डेविएशन, यदि लाइव क्लास मतलब ऑफलाइन हो रही होती तो मैं आपसे खुद बोर्ड पे लाके पूछता, इसे मार्क करिए इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होगा। फिलहाल मैं कर देता हूं। बताना यदि लाइट में डेविएशन नहीं होता तो ये लाइट सीधी जाती है ऐसे, ये लेकिन गई तो नहीं ना लेंस से टकराने के बाद। ये क्या चीज है बोलो? ओरिजिनली एक्सपेक्टेड पाथ, ओरिजिनली एक्सपेक्टेड पाथ। तो ध्यान रखना, अपने ओरिजिनल पाथ से जितना बेंड होगी,
ओरिजिनल पाथ से जितना बेंड होगी, ओरिजिनल से जितना मुड़ गई, वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, इसमें ये एंगल ऑफ डेविएशन है। आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा समझ में? मान लो एक लास्ट एग्जांपल, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट एग्जांपल और देता हूं, बढ़िया एग्जांपल है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, है ना, फिर एक बार प्रिज्म आएगा, देखता हूं प्रिज्म, है ना, समझ सको तो यहां समझ लेना, नहीं तो जब प्रिज्म आएगा तो दोबारा समझाऊंगा। प्रिज्म में क्या होता है, जब आप लाइट एंट्री करते हो, लाइट फेंकी आपने तो, है ना, जब लाइट एंट्री करेगी तो लाइट का यहां दो बार कांड होता है। एक बार लाइट एयर से डेंसर घुसेगी, एयर से प्रिज्म के मीडियम में घुसेगी, ग्लास मान लेते हैं, फिर ग्लास से एयर आएगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा, तो एक बार तो यहां बेंड हो गई, वो मान लो ऐसे बेंड कर दी मैंने, है ना, और एक बार फिर वो यहां बेंड होगी। ये बेंडिंग समझ में आई? दो बार बेंडिंग हो गई। अब इसमें यदि एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना हो तो, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना हो तो वही काम करना है, ओरिजिनली इंसिडेंट रे, ये रही, ये इसी को ट्रैक करिए, इसी को खींच दीजिए और इसको डॉट डॉट कर दीजिए। ये डॉट डॉट समझ में आया? ये क्या चीज है, क्या चीज है? ये ओरिजिनली एक्सपेक्टेड पाथ, क्योंकि स्टार्टिंग यहां से हुई थी। प्रिज्म, यदि रास्ते में प्रिज्म नहीं पड़ता तो ये ऐसे ही जाती, प्रिज्म की वजह से इसके दो बार मुड़ना पड़ा। अब एंगल ऑफ डेविएशन, फाइनल इमर्जेंट रे, ये कुल मिला के इतना बेंड हो चुकी ना, इसको पीछे मिला लीजिए। यानी यदि मैं शेल के माध्यम से सारा लू, यदि प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऐसे जा रही थी, ऐसे, लेकिन ऐसे इतना मुड़ गई, ओरिजिनल पाथ से ऐसे मुड़ गई, दिख रहा है? यू जाने की बजाय यू इतना मुड़ के जा रही है, तो इसमें ये है एंगल ऑफ डेविएशन। पल्ले पड़ा या नहीं? पल्ले पड़ा। फिर इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, एक चीज, पहले इतना, वेरी गुड, बढ़िया पढ़ा लेता हूं फिर मैं, है ना, बस लाइक नहीं मिलते वीडियो में, वो कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर नहीं है मेरे पास, ठीक है, आ जाएंगे कभी, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां पर एक सिचुएशन और है, रिजॉइन करनी है, कर लो रिजॉइन। तो देखिए बेटा, नो डाउट डेल्टा पहली नजर में समझ में आ जाना चाहिए। अब थोड़ा सा बेटा कैमरा पास लाऊं, बता देना, नहीं तो ऐसे समझना यदि आपको लगे दिक्कत हो रही है। एक्चुअली नो डाउट ये डेल्टा यही है, लेकिन यदि मैं टुकड़ों में समझाऊं तो पहली बार लाइट, पहली बार ये, यदि केवल इस जगह, ये जो इस जगह में इशारा कर रहा हूं, इस जगह की बात की जाए तो इतना डेल्टा है, डेल्टा 1 बोल सकते हैं इसको, डेल्टा 1 बोल सकते हैं। समझने की कोशिश करिए कि व्हाट आई एम सेइंग। यानी पहली बार डेविएशन इतना हुआ है क्योंकि ओरिजिनल पाथ से पहले ये था, ओरिजिनल पाथ, उससे इतना मुड़ गई, ओरिजिनल पाथ ये था, उससे इतना मुड़ गई, तो ये डेल्टा 1 था, और ये दूसरी बार का डेल्टा 2 था, ये। अब कुछ लोग कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं, ये तो सबको समझ में आ जाता है, ये तो समझ में आ जाता है, ये नहीं समझ में आता ये डेल्टा 2 क्यों है। तो आइए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, और क्योंकि कोई नहीं बेटा ढंग से समझनी है, कोई कंफ्यूजन रहना नहीं है। ये रहा प्रिज्म, ये रही लाइट, ये ऐसे, ऐसी तो हरकत हुई इसकी, ये रही, ठीक है। अब आप एक मिनट, ये रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ऐसे जा रही थी। बताइए यदि मैं आगे का फिगर ही नहीं बना रहा हूं, मैं अभी फिगर नहीं बना रहा हूं, तो पहला डेल्टा 1 तो ये एक्सेप्ट सबको करना पड़ेगा, इजी है ये तो। लेकिन अब आगे देखिए, इसको बताता हूं कि ये डेल्टा 2 कैसे हो गया, ये डेल्टा 2 कैसे हो गया। अब आप देखना, नई घोड़ी नई चाल, केवल आप इस सरफेस को देखेंगे, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यदि ये वाली रे को मैं आगे बढ़ा दूं, मतलब यदि ये रे बेंड नहीं होती, ये वाली रे, तो ये ऐसी तो जाती। सोच के बताओ, इतना मेहनत, इतना हिस्सा देखना नहीं है, केवल ये वाला सरफेस देखना है। यदि ये वाली रे बेंड नहीं होती तो ऐसे जाती। तो सर ये हुआ ना डेल्टा 2। हाँ यार यही हुआ, यही हुआ। तो फिर ये कैसे हो गया? हाँ यार यही हुआ। ये सही है, हाँ ये सही है, ये सही है, हाँ ये सही है। कहना क्या चाह रहे हो तो बताता हूं बेटा। यदि मैं इस लाइन को पीछे खींच रहा हूं, पीछे, तो ये वर्टिकली अपोजिट से डेल्टा 2 हो गया, नहीं हो गया? वर्टिकली अपोजिट से हो गया, ठीक है। तो डेल्टा ऐसे भी मैनेज कर लेते हैं। अब आपको एक अच्छी चीज इसमें दिखेगी, शायद अच्छी लगे, गौर से देखिए इस वाले ट्राइंगल को, गौर से देखिए इस ट्राइंगल को।
गौर से देखिए इस ट्रायंगल को, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी दिख के आपको एक चीज दिख रही होगी, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी कुल मिला के लाइट 2 बार में डेविएशन हो गई है, एक बार यहां कांड हुआ, एक बार यहां हुआ, कुल मिला के टोटल डेविएशन इतना हो गया। चलिए एक सवाल का जवाब, उंगलियां कीपैड पे रख लीजिए, ठीक है, कीपैड पे उंगलियां रख लीजिए, फटाफट जवाब देना है, ठीक है। चलिए जो मैं बता रहा हूं पूछने जा रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, 30 डिग्री 40 डिग्री 50, इस रूप में आंसर आएगा, ठीक है, 0 डिग्री जो भी लगे। ये रहा प्लेन मिरर, ठीक है, ठीक। अब आ जाओ, यदि मैंने इसमें ऐसे करके लाइट डाली इंसिडेंट रे, तो जल्दी बताइए डेल्टा कितना है, जल्दी से। नमन 0, अभय पाठक 0, माधव प्रियांशु ठीक, माधव ठीक, कन्हैया 0। आपको अपने, अच्छा ये नंबर बता रहे हो हाफ ईयरली में जाएंगे। डेल्टा ये पूछा किसके बीच में, नीलांबिका ठीक, विष्णु चौधरी ठीक, हर्ष ठीक, अभय पाठक ठीक, कृति ठीक, इशिका ठीक। चलिए मृदु ने भी ठीक दिया, चेतन 1 नहीं, जयंत ने बिल्कुल ठीक। चलिए अब मैं जवाब दे देता हूं, दीक्षा गड़बड़ हो गया, 90 नहीं 180 डिग्री। कैसे बताता हूं, देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये मैंने एग्जैक्टली ऐसे डाली है, नॉर्मली मैंने, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे डाली है। अब पहले तो मुझे ये बताइए इसमें आई कितना है, इंसिडेंट एंगल मुझे ये बताइए। कुछ लोग ये बताएंगे कि शायद आई, मैं ये तो देख लूं आपका मेंटल लेवल आई कितना है, आई बताइए आई कितना है, आई है 0, क्योंकि आई लिया जाता है नॉर्मल के साथ, में यहां से बता रहा हूं इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ लिया जाता है। यदि ये रे यू ना होके यू होती तो एंगल और कम हो जाता, रे यू आती और कम हो जाता, ये रे यू आ रही है तो आई 0 है, आई 0 है तो आर 0 हुआ, तो यानी ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई। और एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से जितना मुड़ेगी, सोचो इसके रास्ते में मिरर नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे जाती ना, ऐसे जाती इंसिडेंट रे। मैंने इसमें बताया था ना, मिरर नहीं होता तो रे यूं जाती, रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये यूं जाती, बीच में चुल नहीं होती तो यूं जाती, लेकिन अब उसको यूं जाना पड़ रहा है रिफ्लेक्ट होके पलट के, तो डेल्टा इक्वल टू इसमें 180 डिग्री है, इसका डेल्टा 180 डिग्री है। स्क्रीनशॉट मारिए इसका जल्दी से, कोई नहीं, ऐसी चीजें सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, हम कौन से पहली बार में होशियार थे, ठीक है। चलिए हाँ चलिए कोई नहीं, हाथ थोड़ा थोड़ा चालाक तो हुई, हुए स्क्रीनशॉट ले लिया, वाटर मार्क के साथ ले लिया। चलिए अब आज ये एंगल ऑफ डेविएशन की कहानी खत्म करते हैं, फिर एक और चीज लेते हैं, एक और टॉपिक यूनिवर्सल जो पूरे ऑप्टिक्स में मदद करेगा। देखो एंगल ऑफ डेविएशन जो भी मैंने समझाया, प्रिज्म में भी आ गया, लेंस में भी आ गया, मिरर में भी आ गया, रिफ्लेक्शन में भी आ गया, तो ऐसे टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो सब में यूज होंगे। फिर आते हैं, एक है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बहुत खतरनाक टॉपिक है, नहीं नाम से खतरनाक हो सकता है लग रहा हो, पर इसकी औकात वही है जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की थी 11th में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जो औकात थी ना, एक बढ़िया सा सजू के नाम दे दिया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और सीखने को क्या मिला आपको उसमें, आपको सीखने को क्या मिला उसमें, उसमें सीखने को मिला कि बेटा लेंथ में लेंथ ही जुड़ेगा, ध्यान रखना, यही तो सीखने को मिला कि लेंथ में लेंथ जोड़ोगे, मास में से मास ही घटा सकते हो आप, है ये तो आप बचपन से कर रहे थे, है ना। ऐसे तो बेटा यूट्यूब पे ऐसे भी वीडियो में बहुत सारे लाइक्स है, वो ये कि गेट कैसे खोलें, पानी कैसे पिए, थैंक गॉड, नहीं तो पानी हम यूं करके पी रहे थे, स्विच कैसे बंद करें, है ना। ऐसा टॉपिक था, बताओ उस स्टैंडर्ड का, कि प्रिंसिपल, नाम दे दिया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि लेंथ में लेंथ जुड़ेगा, है ना, लेंथ में लेंथ जुड़ेगा। क्या इससे पहले आप कुछ और कर रहे थे, हैं 2 मीटर कपड़े में से 4 लीटर दूध फैला रहे थे, बता 2 मीटर कपड़े में से 4 लीटर दूध फैल गया तो कितने किलो लड्डू बचे, ये थोड़ी नहीं कर रहे थे। सेम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सजा शुरू के आ गया, तो चलिए बताता हूं क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि यदि
लाइट का पाथ रिवर्स कर दिया जाए, लाइट का पाथ रिवर्स कर दिया जाए तो लाइट जैसे आई थी वैसे ही लौट जाएगी। चल तेज निकल। इफ पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्स, हो सकता है बोलने में कम समझ में आ रहा हो, बोर्ड पे समझा दूंगा, पहले बोल दूं। इफ पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्स देन लाइट रीट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। इसकी हिंदी वर्जन ये है कि लाइट ऐसे जाके ऐसे गई है तो ऐसे जाके ऐसे जाएगी, वैसे ही जाएगी। चलिए अब इधर देखिए, एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्या हवा में फायर हो गई? देखो ये मिरर है, प्लीज समझना, ये मिरर है। सबने पढ़ा है यदि लाइट ऐसे आई, नॉर्मल डाल दो इधर, यूं रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज इंसिडेंट रे। ये मेरे अपने कोड है, नहीं ये स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने आई लिख दिया है। अब पूरा लिखना नॉर्मल, अब पूरा लिखना रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, माना, ठीक है। अब सुनिए, मान लो यदि ये एंगल 30 डिग्री है तो रूल के अकॉर्डिंग ये भी 30 डिग्री होगा, बस इसमें ये भाई साहब आई होंगे और ये आर होंगे, ये आर होगा 30 डिग्री, ठीक है। यहां तक कुछ नहीं समझना। अब या तो इसके नीचे समझाता हूं। मान लो ये वही मिरर है, ये वही रे है, वही रे है, मैंने अभी एरो नहीं डाले इसमें ना, वही रे है, वही ट्रेस, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया। स्मार्ट बोर्ड होता है ऐसे ही उठा देता है इसको कच्चे। अब इस चलो बना देता हूं एरो। अब मुझे बताना ये रे यूं जा रही है, यूं जा रही है। यदि मैं इस रे के आगे एक मिरर और रख दूं, और मिरर भी ऐसे रखूं, चेक करना बिल्कुल, एक मिरर और ऐड कर दिया इसमें, और ऐसे मिरर रखा कि ये रे उस पर नॉर्मली पड़ जाए, ये रे आई और उस पर नॉर्मली पड़ी। अभी एक सिचुएशन दी थी ना, मिरर पे जब लाइट नॉर्मली पड़ती है तो यूं ही लौट जाती है। अब क्या होगा जब ये रे यूं पड़ी, ठीक है, अब ये वापस, अब ये एज इट इज वापस आएगी कि नहीं आएगी बोलो? ये रे यूं गई है, अब उस पर नॉर्मली पड़ गई यहां पर, तो ये एग्जैक्टली पलट देगा। तो आपने ना लाइट का पाथ एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया है इस सिचुएशन को क्रिएट करके। अब पता है यदि लाइट ऐसे से ऐसे गई है तो अब ये जो डबल एरो मारे मैंने यूं आ रही है, ये ऐसे ही फॉलो करेगी इसको, समझ गए कि नहीं? यानी बस अब जब लौट के आएगी तो ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। इसी में समझने की कोशिश करो कि ऐसे करके ऐसे गई है तो ऐसे करके ऐसे ही जाएगी। था ना वाहियात सा कॉन्सेप्ट? लेकिन बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब आप समझ चुके हो, आपको पता भी नहीं होगा, कभी कभी जहां सुई काम आती है ना तलवार काम नहीं आती, आपके टॉपिकों को कुछ जगह बहुत आसान कर देगी, कुछ जगह। चलिए अभी एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को। मान लो यदि रिफ्रैक्शन का सीन है, ये रेयरर मीडियम है, ऊपर नीचे दारू बोर्ड का कुछ डेंसर मीडियम, ठीक है। यहां पर मैंने कोई लाइट डाली, ठीक है, ये रहा नॉर्मल, माना यदि ये 60 डिग्री एंगल है, ओके। हम सबको पता है रेयर से डेंसर जाने वाली रे नॉर्मल की ओर बेंड होती है, नॉर्मल की ओर बेंड। सपोज करो ये 30 डिग्री है, तो बताना इस एंगल को आप बोलोगे इंसिडेंस एंगल, इसको बोलोगे रिफ्रैक्टिंग एंगल। लाइट नॉर्मल की ओर मुड़ गई, सबको पता है, यहाँ बैठे हुए बंदे को सबको पता है कि ये, मैंने कोई तोप नहीं सिखाई, बेसिक सिखा रहा हूं आज। अब यदि मान लो, अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि इफ पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्स देन लाइट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। यदि लाइट ऐसे ऐसे गई है, यदि ये फिगर ट्रू है, तो इसको यदि मैं पलट दूंगा ना, एरो पलट दूंगा, देखना पहले मैंने एरो ऐसे डाले थे, यदि मैं एरो ऐसे पलट दूंगा तो ये भी फिगर ट्रू है। मतलब यदि आप 60 से डाल रहे हो तो 30 पे आ रही है, तो 30 से डालोगे तो 60 से बाहर हो जाएगी। यानी आप पहले इस फिगर को फील करिए, इस फिगर को फील करिए, इसमें साफ दिख रहा है लाइट रेयर से डेंसर घुस रही है, नॉर्मल की ओर मुड़ गई है। एरो के साथ फील करिए, कर लिया फील? अब मैं इसमें एरो पलट रहा हूं। रिवर्सिबिलिटी कह रहा है कि ये फिगर यदि ठीक है तो आप उसमें एरो पलट सकते हो। अब इस फिगर से क्या फील आ रहा है कि यदि लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, 30 पे डालोगे तो 60 पे बाहर जाएगी। लेकिन इसको अब एक नए अंदाज में पढ़िए रिवर्सिबिलिटी को, कोशिश करूंगा समझाने की फिर से। मान लो इस लाइट को मैंने फिर से मिरर पे डाल दिया और ऐसे डाला कि ये लाइट उस पर नॉर्मली पड़े। यानी आप एक ना तो समझ गए होगे दूसरे एग्जांपल से, लाइट का पाथ यदि रिवर्स करना है
तो प्लेन मिरर यूज किया जा सकता है। अब बताइए, ये लाइट मैंने एग्जैक्टली ऐसे डाली कि मिरर उसको एज ए नॉर्मल ले, अब क्या होगा बोलो? अब ये लाइट एग्जैक्टली पलट गई। अब मैंने डबल एरो मारे पलटने वाले के लौट के, और ब्लू कलर भी मारा दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो डबल एरो तो ही। अब ये लाइट यूं करके जाएगी, तो समझिए ऐसे ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाएगी, पलटेगी। ये नहीं कि लौट के जाते समय अलग रास्ता ले ले। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इट स्टेट दैट इफ पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्स देन लाइट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते चलो। मान लो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मजा आएगा इसमें शायद सुन के। ये रहा लेंस, ठीक। यदि अब देखना इसकी खूबसूरती, ये आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि आप रे भेजोगे तो फोकस से जाएगी, फोकस से पास होती है, ठीक है। एरो और डाल देता हूं। अच्छा, हम एक बदतमीजी पता है क्या करते हैं, इसको तो कोई इज्जत ही नहीं देते, इसमें भी रे डालिए, ये सीधी जाएगी, ये भी फोकस से जा रही है बेटा, ये बेंड होके फोकस से गई, ये भी बेंड होके फोकस से गई, ये भी फोकस से गई। बेंड नहीं हुई तो क्या हुआ, गई तो फोकस से। ये फिगर सबको पता है। अब प्रिंस यानी, अब सुनिए, यदि मैं इसमें रिवर्सिबिलिटी लगा दूं तो रिवर्सिबिलिटी, आफ्टर रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि यदि ये फिगर ठीक है, ट्रू है, तो इस फिगर की फोटो स्टेट फिर से बना दीजिए, बिना एरो के बना दी फोटो स्टेट, और एरो पलट दीजिए। ये वाला एरो ऐसे ना बना के ऐसे बनाइए, ये वाला एरो ऐसे ना बना के ऐसे बनाइए, तो जो नया फिगर जनरेट होगा वो ट्रू होगा, वो भी ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। अब बताओ इससे क्या प्रॉपर्टी निकल आई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास हो रही है, और ये कह रहा है फोकस से उठेंगी और लेंस से टकराएंगी तो वो पैरेलल हो जाएंगी। रिवर्सिबिलिटी समझ में आ रहा है ना? इफ पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्स देन लाइट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। आपको आशा भी नहीं है कि ये झंडू सा टॉपिक दिखने वाला आपकी क्या मदद कर जाएगा। छोटी सी यदि समझ सको तो समझ लेना, नहीं तो टेंशन मत लेना। यहां तक तो समझ में आई गया, उम्मीद करता हूं। रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं। आपने 10th में शायद याद किया होगा कि जैसे कौन के मिरर के केस याद किए होंगे कि ये एफ है, ये सी है। आपने याद किया होगा कि ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगी, ऐसे याद करते थे। इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगी, यहां रखोगे तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, छोटी बनेगी, और खिसका दो सी पे रख दो तो सी पे बन जाएगी, फिर यहां रख दो, है ना, ऐसे याद करते थे। लेकिन यदि प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी का सही इस्तेमाल करना सीख जाते वहां पे, जो 12th में तो सीखोगे, वहां नहीं सीखा कोई बात नहीं, तो सच्चाई ये है आपको सिर्फ एक याद करना होता है, एक तो क्वेश्चन फ्री हो जाता है। कैसे? यदि सुनो रिवर्सिबिलिटी आपकी कैसे मदद करेगी? यदि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन रही है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन रही है, तो रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि यदि ऑब्जेक्ट यहां रख दो तो इमेज यहां बन जाएगी। इफ पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्स, ऑब्जेक्ट यदि यहां रख दोगे तो इमेज ऐसे बन जाएगी। और यदि याद हो तो सोचिए, याद हो तो सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज बियॉन्ड सी और बड़ी बनती थी। यदि याद हो तो, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो पैनिक मत करना, याद नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना। मैं मानता हूं यार, एक तो कोरोना पैंडेमिक, ऊपर से 10th में भी शायद ऐसे ही पास हो गए हैं। नहीं वो दूसरी कॉम है, ये वाली कॉम है शायद जो अब आएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिवर्सिबिलिटी, if path of the light is reversed then light retraces its original path। आगे बढ़िए, आगे सुनते हैं। हो गया बेटा ऐसे इसका 10th में मेहनत से हुए, अच्छा चलो। तो लेकिन यार अब जो कॉम आई है यार बहुत वाहियात है, बहुत वाहियात है यार। 1 की पावर -2 नहीं सॉल्व कर पा रही, डायमेंशन सिखा रहा हूं, इतना सरदर्द है। और क्या बताऊं यार, चलिए ये तो वही है कि मेरी बाजू में पथरी हो गई है, आपकी टांग काटनी पड़ेगी, मतलब वही जबरदस्ती कुछ भी चल रहा है उनका। डॉक्टर ऐसे डॉक्टर बनेंगे, ये दिखाना आपकी बाजू में पथरी हो गई है, इसका मतलब आपकी टांग काटनी पड़ेगी। हाँ क्या बेटा? हाँ मतलब ऐसे ही बनेंगे, किडनी में हार्ट अटैक आएगा, बाजू में पथरी होगी, है ना। चलो कुछ भी होगा। चलिए फिलहाल मैं क्या, हाँ अब आते हैं बेटा, टॉपिक चालू करते हैं रिफ्लेक्शन। टॉपिक चालू करते हैं रिफ्लेक्शन।
ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, फटाफट जो चीज फटाफट कराने की उसे फटाफट ही कराऊंगा। रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेटा एक तो आई इक्वल टू आर सबको पता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। दूसरा पता है नहीं पता? दूसरा रूल वैसे ही इग्नोर करते आए हम जैसे क्रश आपका रिप्लाई इग्नोर करती है, आपका है नहीं, क्रश इग्नोर करती है। किसी को याद है? और दूसरे रूल की तो इज्जत ही नहीं करते, दूसरे रूल की इज्जत ही नहीं करते। दूसरा रूल है ये कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंडियन रुपीज नहीं है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। हाँ 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 हाँ, लेकिन हाँ हाँ करने के बावजूद भी इसकी किसी को इज्जत और पता नहीं, इसको वैसे ही साइड में रख देते, इसको इग्नोर ही मार के आए हैं, लेकिन इसके बिना इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए मैं कोशिश करता हूं समझाने की कि इसकी क्या इज्जत है। देखिए सबसे पहले यदि हम नॉर्मली मिरर बनाते हैं ना, मिरर जैसे 7th 8th वाले बच्चों को सिखा रहा हूं वैसे ही समझना। एक प्लेन मिरर समझाया, ये लाइट ऐसे आई, ये फिर नॉर्मल डालेंगे उस लोकेशन पे। नॉर्मल तो देखो यहां पे भी डाल सकते हो, यहां पे भी डाल सकते हो। मैं एक चीज यहां सिखा दूं, एक चीज सीखिए बेटा, लाइट यूं पड़ सकती है तो यहां पे नॉर्मल डालेंगे, लाइट ऐसे भी पड़ सकती है तो फिर इस रे के लिए यहां नॉर्मल डालेंगे, इस रे के लिए यहां नॉर्मल डालेंगे, रे यहां आ रही है तो इसके लिए यहां नॉर्मल डालेंगे। तो नॉर्मल हम उस लोकेशन पे डालेंगे जहां हमें जरूरत है, ठीक है। ये प्लेन मिरर तो बहुत बड़ा है, नॉर्मल तो कहीं भी है, पर यहां डालेंगे ना। अब यदि ये आई है तो ये बचपन से सीखते आ रहे हो, इस फिगर को यूज टू भी हो गए होगे। अब थोड़ा सा मैं 3D में कन्वर्ट करता हूं। मिरर कोई लाइन नहीं होती, मिरर कोई लाइन नहीं होती है। जैसे आप बताओ कैपेसिटर ऐसे बनाते हो तो कैपेसिटर ऐसा थोड़ी नहीं होता। अच्छा, जिसने कैपेसिटर नहीं पढ़ा, केवल कैपेसिटर तक नहीं पहुंचा, उसने लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज पढ़ लिया है, और उसको ये शकल दिखा दूं और कैपेसिटर नहीं पढ़ा है, तो वो तो इसे लाइन चार्ज मानेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये फिगर बनाया है ऐसे, पर ये प्लेटें होती है, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज किसी लाइन पर नहीं, एक एरिया पर फैला हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज किसी लाइन पर नहीं, एरिया में फैला हुआ है। तो मिरर कोई लाइन नहीं होती, मिरर एक सरफेस होता है, मिरर एक सरफेस होता है, पहली बात तो। लेकिन हम ठीक है, आज मैं बना के दिखा रहा हूं, पर ऐसे ही बना के काम चलाएंगे। मिरर एक सरफेस होता है, एक स्मूथ सरफेस, ठीक। उसके बाद जब आप इसमें लाइट डालोगे, ठीक है, अब इसमें समझने की कोशिश करना, इसमें क्या बेटा, हाँ, मेरे कुत्ते की नहीं आ रही, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, मेरे को, अरे कहां गरीब आदमी है बेटा, ठीक है, कहां, इधर देखिए, बेटा इतने गरीब आदमी है कि हमारे यहाँ कुत्ता भी नहीं है। चोर आता है तो मैं खुद ही भौंकता हूँ बेटा चोर आता है तो खुद ही को भौंकना पड़ता है मुझे, ठीक है, इतने गरीब आदमी है, ठीक। चलो, कल के पेपर है, थोड़ा जल्दी छोड़ देना। अरे जल्दी छोड़ दू, चल, कितने बज गए? हाँ 9 बजे नहीं, आपके 12 बज गए। रिक्वेस्ट आने लगी, सर कल पेपर है। अब पेपर तो चलेंगे ही यार। हाँ, इधर 9 बजे, उधर आपके 12 बज गए। रुक जा थोड़ा सा, चल, सेकंड मीटिंग से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत ले। हाँ नहीं नहीं, पेपर का टाइम है आज, बाबू सोना का टाइम नहीं है, आज पेपर का टाइम है, ठीक। हाँ तो सुनिए बेटा, ये लाइट इधर आई, इंसिडेंट रे, ये रही इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एग्जैक्टली ऐसे होगी। ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये 3D में बन जाए। तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अभी भी इस लाइन की इज्जत नहीं आई होगी समझ में। ये कहता है कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। अभी भी कई लोग कंजरों को नहीं समझ में आई होगी। लेट मी ट्राई, नहीं बनी इंग्लिश, ठीक है, विद अनदर एग्जांपल। देखिए, यदि आपको सिर्फ ये लॉ पढ़ा दिया जाए, इमेजिन करो, एक मिनट, यदि आपको सिर्फ ये लॉ पढ़ा के छोड़ दिया जाए और ये ना पढ़ाया जाए तो ये अनाथ है बेटा। जैसे सपोज करो ये नॉर्मल है, ये मिरर मान लेना, और ये नॉर्मल है। अब मैंने इस पे चलो चौक ले लेता हूं,
ये रे डाली, एक रे डाली, ये क्लियर है, समझना। अब केवल इमेजिन करो उस परिस्थिति को, केवल आपको पहला ही लॉ सिखाया गया है, ठीक है। अरे नहीं, ये वही रूपायन है कि अभी जब से वही पड़ी हुई है। ये तारीख देख, ये वही रूपायन है, तारीख बाद में कब की पड़ी हुई है, ये 5/3/2021, 5/3/2021 वही पड़ी हुई है जी। हाँ तो सुनेंगे बेटा, ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, मैंने इंसिडेंट रे डाल दी। इमेजिन करो, ये नाचेंगे यार, एक ही हाथ दिया है ना, एक से समझाना है मुझे। चलिए, ओए कोई नहीं। अब इमेजिन करो, थोड़ा मैनेज कर लोगे। अरे नहीं पढ़ता मैं, छत सहेली यार, तुम गुगली करने में चलेगा मेरी। क्या था बेटा, क्या दिख गया तुम्हें, सहेली? चलो इसमें ठीक। हाँ तो इमेजिन करो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। मानो आपको ये पढ़ा के छोड़ दिया जाता कि नहीं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर होता है, यदि ये 60 है तो भैया 60 डिग्री तो कोई ऐसे भी बना सकता है ना। देखो इधर प्लेन समझना। सर आप ही ने तो कहा था गई चौक, आत्महत्या हो गई, इसलिए दियो, पेन दियो। यार मैं इसीलिए चौक को थोड़ा रिस्क, समझ पा रहे हो या नहीं यार? मैं कहां से कोशिश करता हूं एक बार और, ठीक। ये देखिए, समझना कि यदि आपको ये नॉर्मल डाल दिया जाए, ठीक है, एक मिनट बेटा वो सोफा देना, ये मुड़ा एक और, ये मैं अपने हाथ को फ्री करता हूं पहले, थैंक यू बेटा, एक और दे दे, एक और दे दे। ये मैं टेबल बना रहा हूं, मुड़े के ऊपर मुड़ा, मुड़े के ऊपर मुड़ा। चलिए हाँ, अब देखिए, अब देखो सेट, गौर से समझना, इस सिचुएशन को समझना। यदि मैंने यहां नॉर्मल डाल दिया, प्लीज बेटा इधर देखिए, अब मैसेज मत करो, मुझे खुद नहीं दिख रहा अपना फिगर, हाथ दिख रहा है। ये नॉर्मल डाल दिया और ये इंसिडेंट एंगल डाल दिया, और आपको ये सिखा दिया मैंने कि ये 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी 60 होगा। तो चुल्लू तो कोई ये भी मचा सकता है ना, अच्छा सर 60 डिग्री ऐसे, सर देखो 60 बनना है, ये पक्का 60 बनना है, ये तो बदल हो जाएगी। 60 तो कोई ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है। सोचो, नहीं होगा रिफ्लेक्शन ऐसे, रिफ्लेक्शन उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल होंगे, उसी प्लेन में। अब मान लो इंसिडेंट एंगल इधर से फेंक रहा हूं मैं, रे इधर से फेंक रहा हूं, तो रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 चलेंगे रिफ्लेक्शन। शायद समझा दिया होगा मैंने। अब यार मेरे हाथ फ्री नहीं थे इतने, चलिए इसे समझाने के लिए बेटा 2 रुपए की चौक का नुकसान हो गया, 1.5 की तो होगी। हाँ तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा मान लिया, लेकिन ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी। अब एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनिए, मैं छोड़ दूंगा बेटा, बस एक छोटा सा बेसिक और समझा दूं। एक और गलत फहमी के शिकार हैं हम, जवाब दीजिएगा। जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, जैसे मिरर पढ़ते हैं, ये रहा मिरर, ये मैं क्या कर रहा हूं ये बताओ, ये जो डेड डेड डेड, इसे मिरर की कौन सी साइड क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? जैसे ये साइड ए है और ये साइड बी है, साइड बी को क्या बोलते हैं? टाइप करो, हाँ जानना चाहता हूं मैं, द नेशन वांट्स टू नो। पॉलिश द सरफेस, है ना, कि साइड बी जो ये मैंने की है इसको पॉलिश सरफेस बोलते हैं। नहीं बोलते, आई डोंट नो ये ट्रेंड कहां से सेट हो चुका है, हर बार मुझे सिखाना पड़ता है। ये होती है पॉलिश सरफेस, जो साइड ए है ये होती है पॉलिश सरफेस। अभी समझ, पॉलिश बोल दो, स्मूथ सरफेस बोल दो, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो। पहले तो ये चीज में कंफ्यूजन, पॉलिश सरफेस नीचे वाली नहीं ऊपर वाली होती है, जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो पॉलिश सरफेस होती है। बता दूंगा उसे क्या बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, जूतों में जब पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्शन अच्छा होता है या नहीं होता? गाड़ी पे पॉलिश मारते हैं, क्यों मारते हैं? अब जब लाइट पड़ती है फिर अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। अब खुद बुद्धि लगाइए, पॉलिशिंग होके रिफ्लेक्शन स्मूथ हो जाती है चीजें, रिफ्लेक्शन और तगड़ा होता है। दिस इज नॉट अ पॉलिश सरफेस। इसे निकालिए और अपने छोटे भाई जो पढ़ रहे होंगे उन्हें भी करेक्ट करना। नहीं पढ़ाया होगा, मुझे नहीं पता, टीचर को ब्लेम मत करो। नहीं होती ये पॉलिश सरफेस। इसको आप बी साइड को रफ सरफेस बोल सकते हो, रफ डिफ्यूज सरफेस बोल सकते हो, डिफ्यूज, या पेंटेड सरफेस बोल सकते हो, पेंट बोल सकते हो, पेंटेड सरफेस, पेंट सरफेस। हालांकि
चलिए अभी मैं कर नहीं रहा हूं, फिर मेरे में चुल हो जाएगी वो। ठीक है, जो जो हम यूज करेंगे पॉलिश सरफेस, हाँ तो पॉलिश ऊपर करते हैं, ऊपर वाली सरफेस पॉलिश होती है। हाँ ठीक है, चलिए अब आ जाइए, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा के फिर फ्री करता हूं आपको। ठीक है, मैंने आज इंस्टाग्राम पे मीम भी डाल दिया है पहले, क्योंकि मेरे को आज दिमाग में टारगेट सेट था कि आज मुझे ये पढ़ाना है, यहां तक तो ले जाऊंगा टॉपिक, तो एक चीज जो मैंने मीम डाल रखा है वहां तक तो ले जाऊं। नहीं आज का अभी नहीं। अब देखिए, हम रिफ्लेक्शन को दो कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। एक होता है स्मूथ रिफ्लेक्शन, स्मूथ रिफ्लेक्शन, और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक होता है स्मूथ रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक काम करता हूं, मैं इसको मिटाता हूं, क्योंकि एक साफ सुथरा फिगर तब बनाऊंगा तो और अच्छा तब भी लगेगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है बेटा, हाँ आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एक यानी रिफ्लेक्शन को मैं कैटेगराइज करूं, रिफ्लेक्शन को, तो एक होता है स्मूथ रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, देखिए यदि मैं एक बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस लूं, बिल्कुल चिकनी सतह, बिल्कुल स्मूथ पॉलिश्ड हाईली, जैसे जनरली मिरर जो होता है घर में, अब इसमें क्या होता है सुनिए, यदि मैं इसमें बीम डालूं, बीम मैंने आज की बॉनी बीम से करी थी। रे और बीम में क्या अंतर होता है? बीम इज अ कलेक्शन ऑफ पैरेलल रेज। तो मान लो मैंने 3 रे डाल दी, 3, 1 2 3, ये 3 मैंने पैरेलल रे डाली है बीम, मतलब एक तरीके से बीम हो गई है। रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3। अब इनका रिफ्लेक्शन स्टडी करें, बताना ये एग्जैक्टली स्मूथ सरफेस है। तो यदि मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल डालूं, देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन स्टडी करने के लिए मुझे यहां नॉर्मल डालना पड़ेगा, इसका रिफ्लेक्शन स्टडी करने के लिए मुझे यहां नॉर्मल डालना पड़ेगा, और इसका रिफ्लेक्शन स्टडी करने के लिए मुझे यहां नॉर्मल डालना पड़ेगा। होपफुली समझ में आ गया। क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है तो इनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। अब बीम की रे भी पैरेलल है, नॉर्मल भी पैरेलल है, तो बताना ये एंगल, ये तीनों एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? बताओ। यदि ये बीम पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है ये, और ये स्मूथ सरफेस है, तो बताना ये तीनों एंगल बराबर होंगे। और ये तीनों ही रे अपना अपना रिफ्लेक्शन ओबे करेंगी। थीटा एंगल पे आई, थीटा पे रिफ्लेक्ट हो गई, थीटा पे आई, थीटा पे रिफ्लेक्ट हो गई, थीटा एंगल पे आई, थीटा पे रिफ्लेक्ट हो गई। ये है रे नंबर 1, रे नंबर 2 ये। तो ये कहलाता है स्मूथ रिफ्लेक्शन। पैरेलल आई, पैरेलल चली गई, बंच ऑफ रे आई, पैरेलल चली गई। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे ये बोर्ड रिफ्लेक्शन करेगा, आपकी एनसीईआरटी भी रिफ्लेक्शन करती है, दीवार रिफ्लेक्शन करती है, दुनिया की हर बॉडी रिफ्लेक्शन करती है, ऐसी हर, ठीक है, गद्दा, बिस्तर, तकिए का कवर, ये मूड़ा, ये सब, ये भी सब रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। अब इनमें से मैंने कोई एक सरफेस ले ली, तो जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखोगे, जैसे आप दीवार को वैसे तो प्लेन दिख रही है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे तो वो ऐसी होती है सरफेस, एग्जैक्टली प्लेन नहीं होती। अच्छा, पॉलिशिंग करके ये गैप कवर कर दिया जाता है तो ये स्मूथ हो जाती है। मान लो एक रफ सरफेस है ये, अब इसमें तुम पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाल दो, आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपने पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाल दी, अब आप इस सरफेस को देख रहे हैं, मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है सरफेस का। अब ये तो नौटंकी कर रही है माइया माइया सी। अब इसका नॉर्मल ऐसे डल जाएगा, इसका देखो यहां पे सरफेस थोड़ी ऐसी है, हल्का सा प्लेन मिरर इमेजिन करो, तो इसका नॉर्मल ऐसे डल रहा है, ये नॉर्मल है। अब यहां पे गौर से देखो, इसका थोड़ी प्लेन कर देता हूं, मतलब हल्की सी टेंजेंट डाल के थोड़ा सरफेस, इसका नॉर्मल ऐसे डल गया, और इसका नॉर्मल, क्योंकि मिरर ऐसे बिहेव, ऐसे थोड़ा सा, इसका नॉर्मल ऐसे। आप मान सकते हो कि ऐसा हो सकता है यहां? हाँ, यहां नॉर्मल बिल्कुल नशे में है, नॉर्मल नशे में है। यहां का नॉर्मल कहीं और जा रहा है, वो कहीं और भाग रहा है, वो कहीं और भाग रहा है। अब क्या होगा, यहां ये तीनों एंगल बराबर थे, यहां क्या होगा, ये थीटा कुछ और है, तो जितने एंगल पे आया ये अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगी, मतलब ये वाली रे अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगी। थीटा 1 पे आई, थीटा 1 पे रिफ्लेक्ट हो गई। ये थीटा 2 एंगल है, जितने एंगल पे आई ये अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगी, थीटा 2 पे चली गई। ये थीटा 3 है, ये अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे अपने पे चलेगी, थीटा 3। अब आपने यहां क्या देखा,
आई तो पैरेलल गई, पैरेलल आई, पैरेलल गई, पैरेलल नहीं, बिखर गई, नशे में है, कोई कहीं चली गई। देखो लेकिन 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 हर एक रे को गौर करोगे तो हर रे ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे किया है, लेकिन एज अ बीम देखोगे कोई कहीं बिखर गई, कोई कहीं चली गई, कोई कहीं चली गई, कोई कहीं चली गई, कोई कहीं चली गई। यहां यदि आप 100 यूनिट लाइट डाल रहे हो तो 100 यूनिट लाइट एक ही जगह, एब्जॉर्प्शन को नेगलेक्ट कर दो, 100 यूनिट लाइट डाली तो 100 यूनिट लाइट एक ही तरफ जा रही है ना। जनरली आपने देखा होगा, आपको दोस्त बदतमीजी वगैरह करते हैं तो प्लेन मिरर टूट जाता है, सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके आंखों पे मारते हैं, मारते नहीं मारते, वो ये हो रहा होता है, सूर्य की रोशनी एक जगह इकट्ठी आई, एक ही जगह जा रही है, टारगेट हो रही है, टारगेट एक ही जगह हो जाती है, एक ही जगह मोड़ दी जाती है लाइट, ये होता है स्मूथ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो बता ना कौन सा रिफ्लेक्शन ज्यादा यूजफुल है, जल्दी बताओ, कौन सा रिफ्लेक्शन ज्यादा यूजफुल है? मेरे को हंसी आ, मैंने ये पूछा कौन सा रिफ्लेक्शन ज्यादा यूजफुल है, तो यदि मैं ज्यादा को वेटेज दूं तो ज्यादा ये यूजफुल है। अब यूजफुल ये कैसे है, सुनो, ये केवल थ्योरी में यूजफुल है या कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूजफुल है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूजफुल है, थ्योरी में, लेकिन 95% काम तो हमें इससे लेना होता है। मैंने अभी क्या बताया, दीवार, मूड़ा, एनसीईआरटी, अखबार, ये कैसा रिफ्लेक्शन देंगे? ये देंगे डिफ्यूज। अब एक बात बताओ, आपको तो फिर एक बहाना और मिल जाएगा, बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया? यदि सोचो हर जगह स्मूथ रिफ्लेक्शन हो रहा होता, सर मैं एनसीईआरटी इसलिए नहीं कर पाया, चौंधा दे रही थी, लाइट तेज थी कमरे की, एक समझ में नहीं आ रहा, चौंधा मार रही थी एनसीईआरटी, है ना। आपको एक बहाना और मिल जाता होमवर्क ना, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई, मम्मी थोड़ी रोशनी कम करो, हम है ना धीमी धीमी, जैसे कैंडल लाइट डिनर होता है, कैंडल लाइट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, है ना सर, चौंधा मतलब, तो समझ गए होगे आप। हमारे को अच्छा, हम कितनी बार सुबह से उठ के रात तक कितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कितनी बार ऑप्टिक्स ही पढ़ते हैं, तो इसलिए नहीं, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये रिफ्लेक्शन यूजफुल होता है और एक इजी सेंसेशन ऑफ आई टू आई देता है। यदि इस दुनिया में केवल स्मूथ रिफ्लेक्शन हो गए तो आई को टारगेट, आई के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। इसीलिए एक नंबर का क्वेश्चन है, सुन लीजिए, रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज पॉसिबल, सेंटेंस पूरा करो, इनमें से एक भरना है, रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज पॉसिबल ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज पॉसिबल ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आज के समाचार समाप्त हुए, परसों मिलते हैं, ठीक है।